अब बढ़ते हैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को जो है देश की सेंट्रल बैंक जो है वो बनाती है, और इस पॉलिसी का यूज करके जो सेंट्रल बैंक होती है वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करती है। किसे मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करती है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो की जा सके। यानी कि ये पॉलिसी भी बेसिकली इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई जो है वो जाती है। बस यहाँ पे जो टूल्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से जो है वो यूज करता है। तो केस स्टडी को अगर डिस्कस करें, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ की टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक मैनेज मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी टू अचीव key economic objectives such as controlling inflation, managing employment levels and stabilizing the currency। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि सेंट्रल बैंक यूज करता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जैसे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट लेवल को मैनेज करना, करेंसी को स्टेबलाइज करना, इसे अचीव जो है वो किया जा सके। सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी थ्रू टूल्स सच एज एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर कमर्शियल। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो कई तरह के टूल्स जो है वो यूज करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, रिजर्व रिक्वायरमेंट को चेंज करना, जैसे सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज या डिक्रीज करना। ठीक है, effective monetary policy aim to create stable economic environment that fosters sustainable growth and price stability। तो एक अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी वही होता है जो कि यहाँ पर स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करे, यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ भी और प्राइस स्टेबिलिटी भी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये हमारी केस स्टडी थी जो कि रिलेटेड थी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, which institution typically prepares and implement monetary policy to control nation's overall money supply and achieve economic growth in India। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन प्रिपेयर करता है और कौन यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है, ताकि नेशन की ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो की जा सके। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को कौन प्रिपेयर करता है, कौन यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक to stimulate economic activity, especially during the period of recession or economic slowdown by increasing money supply in the economy। ठीक है, तो देखो फिस्कल पॉलिसी की तरह ही जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी दो तरह की होती है। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर क्या होती है? देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई को क्या करता है? डिक्रीज करता है। मनी सप्लाई को क्या करता है? यहाँ पर डिक्रीज करता है, और ये उस समय यूज की जाती है जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो। क्या हो? इन्फ्लेशन हो। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए करता है, और ये उस समय यूज की जाती है जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन का टाइम पीरियड जो है वो चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक यूज करते ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, स्पेशली जब रिसेशन का टाइम हो या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन का हो, और इसके अंदर मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी होगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, तो आप यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है बेस्ट तरीके से डिफाइन करती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पहला, इट इन्वॉल्व्स रेजिंग इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड कूल डाउन ओवरहीटिंग इकोनॉमी। तो ये इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं और मनी सप्लाई को कम करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल जो है वो किया जा सके और इकोनॉमी को कूल डाउन किया जा सके। या फिर इंक्लूड्स लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। या फिर फोकस ऑन इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कटिंग टैक्सेस टू बूस्ट कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंडिंग।
या फिर इट इज एम्ड एट रेगुलेटिंग द एक्सचेंज रेट और स्टेबलाइजिंग द करेंसी बाय कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं ताकि हम मनी सप्लाई को जो है वो कम करें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 45 जेड बी ऑफ। ठीक है, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। देखो हमें पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको आरबीआई बनाता है, ठीक है, पर आरबीआई के अंदर कौन बनाता है? तो आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम जो है वो करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई एक्ट यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के सेक्शन 45 जेड के अंदर जो है जेड बी के अंदर जो है वो बनाया था। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के सेक्शन 45 जेड बी के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज फॉर्म्ड विद द मिशन ऑफ मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एमपीसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी? तो कमेटी पहला, एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। देखो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्हें कम से कम एक साल के अंदर 4 बार जो है वो मीटिंग करनी जरूरी है ताकि वो अच्छी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बना सके। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। द क्वारम ऑफ द मीटिंग ऑफ एमपीसी इज 4 मेंबर। देखो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके टोटल यहाँ पर 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो चेयरपर्सन होते हैं मतलब कि जो गवर्नर होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है, जो आरबीआई के गवर्नर है वही इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड भी होते हैं, ठीक है। एक हमारे डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, बाकी कुछ और मेंबर जो है वो होते हैं। अब देखो अगर कोई मीटिंग की जा रही है तो मिनिमम मिनिमम यहाँ पर उस मीटिंग के अंदर 4 लोग जो है वो होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उसको एक मीटिंग मानेंगे, अदरवाइज उसको मीटिंग जो है वो नहीं मानेंगे। ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज 1 वोट। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो वोटिंग की जाती है और हर मेंबर के पास जो है एक 1 वोट जो है वो होता है, यानी कि वो वोटिंग कर सकता है पक्ष में या फिर विपक्ष में, ठीक है। उसके बाद अगर किसी केस में जो वोट्स हैं वो इक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मेंबर यहाँ पर क्या होते हैं, इस कमेटी के मेंबर होते हैं। अगर किसी केस में 3 मेंबर जो है वो अलग वोट डाल रहे हैं, 3 मेंबर जो है वो अलग वोट डाल रहे हैं, इनकी जो वोटिंग है वो इक्वल हो चुकी है, तो उस केस में हमारा जो गवर्नर होता है उसके पास सेकंड कास्टिंग वोट होता है, यानी कि वो जो है सेकंड वोट डाल सकता है और गवर्नर ने जो सेकंड वोट जिसके पक्ष में डाल दिया उस फैसले को जो है वो मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि सोचा गया था कि इंटरेस्ट रेट को जो है 9% रखना है और एक, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ग्रुप बन गए, एक कह रहे हैं कि नहीं इंटरेस्ट रेट 8% होना चाहिए, एक ग्रुप कह रहा है 9%। तीन तीन यहाँ पर वोट डल गए हैं दोनों के पक्ष में, पर लास्ट में जो गवर्नर है उसने कह दिया कि नहीं 9% ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, तो उस केस में जो है ये वाला फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन might the monetary policy committee be considered to fail in making an adequate monetary policy। यानी कि किस कंडीशन के अंदर हम मानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ने जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी वो फेल हो चुकी है। पहला, द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। ठीक है, देखो एक अपर लेवल इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो रखा जाता है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर मैक्सिमम जो है इतना इन्फ्लेशन जो है वो होना चाहिए। मान के चलिए वो जो अपर लेवल इन्फ्लेशन है वो है 5% का, ठीक है, पर पिछले तीन क्वार्टर्स के अंदर जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 8% का रहा है, तो इस केस में हम मानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी एडिक्वेट नहीं है। उसके बाद अगर एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो लोअर टॉलरेंस लेवल से जो है 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए कम है, यानी कि आपने रखा था कि जो आपका इन्फ्लेशन लोअर टॉलरेंस लेवल है वो कितना है यहाँ पर 5% है, ठीक है, पर आपका जो इन्फ्लेशन था वो कितना था, वो आपका यहाँ पर 1% रहा है, तो उस केस में भी हम मानेंगे
कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यहाँ पर फेल हो गई है। द एवरेज इन्फ्लेशन इज इक्वल टू अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 consecutive क्वार्टर, या फिर द एवरेज इन्फ्लेशन इज इक्वल टू द लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर एनी 3 consecutive क्वार्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। पहले दो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पर तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम होना चाहिए और ना ही इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मीडियम यहाँ पर टर्म में होना चाहिए, यानी कि स्टेबल जो है वो रहना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी थी।